हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंपनीज के एक पार्ट के बारे में जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा टाइम रुक के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए या ये कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। और एंड में मैंने न्यूज़ भी बताई है कि उनकी वजह से जो गोदरेज का जो शेयर प्राइस है, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, उसमें भी प्राइस में रिफ्लेक्शन आया, वो भी आपको एंड में बताऊंगी। और स्टार्टिंग में हम पूरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का मेन काम क्या है, वो किस में एंगेज्ड है और किस में लीड रोल करती है। तो कंपनी का काम है, एग्री बिजनेस कंपनी है। गोदरेज एग्रोवेट एक एग्री बिजनेस कंपनी है जहाँ पे इनका मेन वो किस में एंगेज्ड है, एनिमल फीड, ऑयल पाम प्लांटेशंस, एग्रो केमिकल्स, पोल्ट्री। तो दोस्तों, एनिमल फीड मतलब जो एनिमल्स रिलेटेड, एनिमल को फीड कराना, फिर उनसे जो चीज़ें बनती है उसके प्रोडक्ट्स बनाना। उसके बाद ऑयल पाम प्लांटेशंस मतलब जो पेड़ होते हैं, जो पाम ट्रीज वगैरह, तो उनमें से जो ऑयल निकलता है उनमें से ऑयल निकालना, उसको फिर से प्लांट करना और उसमें से निकालना, ये सारा काम। एग्रो केमिकल्स मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाना, उसका भी काम है। और पोल्ट्री मतलब उन एनिमल्स को फीड कराना, ये वाला काम। और कंपनी जो लीड रोल किस में करती है, मतलब किस में उनका लीडिंग मार्केट पोजीशन है, तो वो है इन पोल्ट्री प्रोसेसिंग, एनिमल फीड, ऑयल पाम प्लांटेशंस एंड एग्री इनपुट्स। मतलब जो भी ये काम करती है उसमें इनका लीड रोल है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी इनकी कंपनीज है। आगे बढ़ के मैं आपको एक कंपनी डेटा बताऊंगी कि मतलब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। जैसे कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,169.25 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये एक मिड कैप कंपनी है, अभी तक ये लार्ज कैप कंपनी नहीं बनी है। तो ये मिड कैप से लार्ज कैप का जो सफ़र होता है ना, उसमें जो इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद आप बुक प्राइस देखो इसकी 6.45, और जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो है 82.14। अगर आप बुक वैल्यू को 6.45 टाइम्स अगर करते हो तो आज के शेयर का जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो निकल के आता है। उसके बाद आप पी देखोगे तो 34.66 और इंडस्ट्री का पी है 72.18। अगर आप इंडस्ट्री के पी से ये कंपनी के शेयर का अगर पी देखोगे तो ये कंपनी का मतलब ये शेयर आपको अभी सस्ते भाव में मिल रहा है। अगर आप इन पी के वे में देखोगे, ये एक फैक्टर है प्राइस को जज करने का। डिविडेंड यील्ड इनका 1.04%। उसके बाद अगर आप डिलीवरी मतलब कितने लोगों ने इस शेयर में डिलीवरी ली हुई है, तो वो है 47.31% लोगों ने। और ईपीएस अगर आप देखोगे तो 15.29 मतलब पर शेयर इतना कमाते हो। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे सिर्फ ऊपर से, जहाँ पे जो ये ब्लू चार्ट मतलब ब्लू जो ग्राफ है वो है रेवेन्यू, मतलब कितना सेल्स हुआ है, कंपनी का सेल्स कितना बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड बताए। और जो ये डार्क ब्लू है वो एक प्रॉफिट बताता है कि कंपनी कितना कमा रही है। तो जैसे कि आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू में आपको कहीं भी कटौती नहीं दिख रही है, हर साल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2017 से 2020 तक आप देखोगे तो यहाँ पे था 5,000 करोड़ इनका रेवेन्यू था, इतना सेल्स था इनका, विच इंक्रीज टू 5.24 करोड़। और बढ़ते बढ़ते देखो आज 2020 में इनका रेवेन्यू हो गया है 7.01 करोड़ इनका रेवेन्यू हो गया है। और अब हम इनका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ी सी कटौती आई है, बाकी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे कि 0.24 करोड़ है विच डिक्रीज टू 0.22 करोड़। बट इन 2019 आप देखिए कितना अच्छा छलांग मारा, मतलब 0.22 करोड़ से डायरेक्ट 0.32 करोड़ इनका मुनाफा देखिए।
उसके बाद 2020 में थोड़ा सा फिर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, 0.30 करोड़ पे आके रुका है ये। अब हम प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे जो बहुत बहुत ही शानदार है। जो प्रमोटर्स है उनके खुद के पास एक कंपनी का कितना स्टेक है, 70.07%। बहुत बड़ी बात है इतना सारा स्टेक अपने पास रखना, मतलब सिर्फ 30% बाकियों के पास है, 70% कंपनी के पास है। उसमें से भी 1.94% किसके पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है। DIIs के पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स अगर आप देखोगे तो 15.35%। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 86%, 87% तो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, जहाँ पे प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स वाले उनके पास ही इसका स्टेक है। अब रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो उनके पास सिर्फ 12.62% है, सिर्फ 12.62%। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इतना सा ही स्टेक है। प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इन जून 2019 में उनका स्टेक था 68.94%। तो आप देखिए हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, 68.99%, लेकिन थोड़ा सा फिर डिक्रीज हो गया और अब इनका है 70.07% इनका स्टेक हो गया है ओवरऑल। अगर हम देखेंगे सितंबर, ये सितंबर 2020 में तो इनका स्टेक था 70.07%। अब हम देख लेंगे, मतलब पहले हमने सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेंड देखा था कि वो उनका डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब हम डीप में देखेंगे, सेल्स देखेंगे। सेल्स जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 1627 करोड़ का इनका सेल्स था। अब देख रहे कितना ज़्यादा सेल्स है। उसके बाद देखिए जून 2020, आपको पता ही है जून 2020 कैसा था सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए। कॉरपोरेट सेक्टर्स को ही छोड़ दीजिए, आप है ना नॉर्मल कंपनी या नॉर्मल दुकानदार का भी देख लोगे ना तो सबका सेल्स नीचे गिर गया था। लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, सब लोग घर के अंदर थे, तो आप समझ ही सकते हो कि सेल्स में गिरावट आएगी। लेकिन आप सेल्स देख रहे हो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। इनका 1627 करोड़ से सिर्फ कितना कम गिरा है, मतलब सिर्फ मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सिर्फ 800,000 की कुछ गिरावट है, 800,000 करोड़ की। पर बाकी आप देखोगे 1,554,000 करोड़ का इनका सेल्स हुआ, तो भी बहुत सारी कंपनीज तो मतलब लॉस में आ गई है, गिर गई है कि मतलब उनका सेल्स इतना ज़्यादा गिर गया ना आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद सितंबर 2020 जैसे जैसे अगस्त में खुलने लगा, सितंबर 2020 में इनका सेल्स फिर से इंक्रीज हो गया, 1723 करोड़ का इनका सेल्स फिर से हो चुका है। अदर इनकम आप देखोगे तो उसमें आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। मार्च 2020 में 15 करोड़ के लगभग कुछ था और अब डिक्रीज हो गया कुछ 8 करोड़ या 8,000 करोड़ पे आ गया है वो, 8 करोड़। फिर टोटल इनकम अगर आप देखो तो 1,562 करोड़ से वो आ चुकी है 1,732 करोड़, वहाँ पे 8 करोड़ ये है। तो इतना इनकी टॉप लाइन है कंपनी की, ये टोटल इनकम। अब आप एक्सपेंडिचर्स देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स इन 2020 मार्च 2020 में था 1,549 और अब इनका कितना है 1,589। तो इन शॉर्ट इनके जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी ज़्यादा ही है, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ही, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स कब होते कंपनी के, देखो जब कंपनी है ना अपनी कंपनी को ग्रोथ के लेवल, मतलब जब ग्रोथ के टाइम पे होती है, जैसे मिड कैप कंपनी तो ऑब्वियसली इनका सपना होगा कि इनकी कंपनी भी लार्ज कैप और बड़ा करे अपनी कंपनी को, तो एक्सपेंडिचर इनके होंगे ही। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो इनकी मेन इनकम होती है ना, जो इंटरेस्ट टैक्स जब जॉइंट होते हैं उसके अंदर, तो इनकी इनकम है 142 करोड़ का, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में 93 करोड़ था मार्च 2020 में, फिर 137 करोड़ था जून 2020 और अब इंक्रीज हो गया 142 करोड़ पे आ गया है। जहाँ पे अब हम इंटरेस्ट और टैक्स हटा दे तो अब आ गया है 98 करोड़ का इनका मुनाफा है, मतलब बॉटम लाइन है इनकी। ओवरऑल अगर आप टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट आता है 98 करोड़ का।
अब हम रेशोज देख लेंगे, क्योंकि रेशोज भी एक तरह से क्या होते हैं कि हम एक तरह से जैसे पी पी बी है, तो हम रेशोज से भी जज कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। बेसिक ईपीएस देखोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट दिखेगी, लेकिन मार्च 2018 से अगर आप कंपेयर करते हो तो ऊपर है, 12.02 रुपीज़ आप पर शेयर इतना कमा रहे हो। लेकिन अब आप वो हो गया 15.94 रुपीज़, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू में अच्छा इंक्रीमेंट है, 106.75 रुपीज़, वो इंक्रीज हुआ है 87.52 रुपीज़ से। और अब मार्च 2020 में इनकी बुक वैल्यू कितनी, 115.63 रुपीज़। मतलब इनके जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इनकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और अब आपको डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, ज़्यादा कुछ मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो अच्छा है। अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स है, अगर आपने बहुत सस्ते भाव में लिया और बहुत सारे शेयर्स है, तो डिविडेंड भी बहुत अच्छी बात होती है। मतलब आपने जो मूल पैसे लगाए वो तो पूरे कवर हो जाते हैं डिविडेंड के पैसे से, और उसके बाद प्रॉफिट वो और अलग। तो 5.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है मार्च 2020 में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब कैसे होता है, सेल्स से आपका सेल्स कितना हो रहा है। अगर आपका सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। लेकिन इनका जो सेल्स है वो डिक्रीज हुआ है, मार्च 2018 से ही डिक्रीज हो रहा है। मार्च 2018 में 9.15% था, अब 8.60% हो गया, और अब और डिक्रीज हो गया 7.68% हो गया। तो ये एक नेगेटिव चीज़ बता रही कंपनी का कि कंपनी के सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम देखें तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में, 7.50% इन मार्च 2018 विच डिक्रीज टू 6.94% एंड इट डिक्रीजेज टू 5.56%। तो ये भी आपको एक नेगेटिव चीज़ बता रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वहाँ पे आपको इतनी गिरावट नहीं दिखेगी, लेकिन मार्च 2019 से अगर आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2018 में 4.53% था, अब 5.69 हो गया है मार्च 2019 में, इतना परसेंट, और वो घट के कितना हो गया 4.13%। तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव चीज़ बता रही है कि कंपनी का सेल्स डिक्रीज हो रहा है, कंपनी जो भी ऑपरेशंस जो हेल्प करती है वो भी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, उनका नेट प्रॉफिट भी नीचे गिर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी से कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, जो मतलब अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन गिर रही है, मतलब जो कंपनी की जो भी उनकी जो इक्विटी होती है उससे उनको कितना मुनाफा मिल रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ गिर रही है। मार्च 2019 में 19.95% था, और अब वो गिर के कितनी होगी 16.65%। अब हम ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो क्या होता है, वो कंपनी की एफिशिएंसी को मतलब मेजर करता है कि वो कितना प्रॉफिट, वो जो उनका जो कैपिटल होता है वो कैपिटल को यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट दिख रही है। मार्च 2018 में 20.59% था, अब डिक्रीज होकर आप देखिए मार्च 2019 में भी डिक्रीज हुआ 17.47%, और डिक्रीज होकर 15.55%। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट दिख रही है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो गिर रही है, कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, वो भी गिर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए तो वो भी गिर रहा है, मतलब उनके एसेट से उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 7.77% था इन 2019, अब आप देखिए तो 6.51% है। तो सारी चीज़ आपको नेगेटिव में बता रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी में कुछ तो है कि सब कुछ गिर रहा है। करंट रेशो और क्विक रेशो देखे तो भी ठीक है, मतलब इतना भी ठीक नहीं, क्योंकि करंट रेशो 2:1 में होना चाहिए, यहाँ पे 0.96:1 है, और क्विक रेशो 0.54:1 है। मतलब लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो चलो अच्छा है। और करंट रेशो क्विक रेशो का मीनिंग अगर आपको नहीं पता हो तो मतलब अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो हमने इसकी लिंक बायो में दी हुई है, आप वहाँ जाके देखें पूरा। डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी का डेट भी इंक्रीज हो रहा है,
0.29 था इन मार्च 2018, अब 0.24% डिक्रीज़ हुआ, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से इंक्रीज़ हो गया, 0.34% हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो यहाँ पे ये डिक्रीमेंट में है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, डिक्रीमेंट में क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एफिशिएंसी इंटरेस्ट पे करने का वो कम हो रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो अब रेशियोज में देखो तो कंपनी का सब कुछ नेगेटिव में है। चलो स्टार्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और वो समझे, वो नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है, ये पैंडेमिक चल रहा है, उस रहते अगर आप देखोगे तो इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन गिर रही है, कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही अपने कैपिटल को। तो ये सब क्यों? ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करो कोई भी कंपनी में तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सब कुछ देखना चाहिए, और अपने जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है उनसे भी मतलब अच्छे से जानकारी लेके फिर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। CAGR अगर हम कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट अगर 3 साल का सेल्स देखें, मतलब एवरेज निकाले मार्च 2018 में, तब 16.12% था। मार्च 2019 में इंक्रीज़ हुआ 16.42%, लेकिन अब आप देखो तो फिर से ये तो चलो गिरेगा ही अभी, क्योंकि सेल्स कम ही हुआ है, तो 12.35%। नेट प्रॉफिट देखिए आप 3.79%, मार्च 2019 में बहुत अच्छा मुनाफा, उसलिए 13.85% हो गया। अब आप देखिए तो 4.18% पे आ गया। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, वो तो सीधी सी बात है, अगर सेल्स कम हो रहा है कंपनी का तो नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखेगी ही। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी उनके ऑपरेशंस हेल्ड होते हैं उनसे उनको कितना रेवेन्यू मिलता है, तो फाइनेंशियल ईयर अगर 2017 में देखें तो उनको कितना रेवेन्यू मिलता था, 4926.40 करोड़ का उन्हें रेवेन्यू मिलता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखो तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है 6969.04%। यहाँ पर इन्होंने 17 से कंपेयर किया है 20 का आंसर करने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे रेशियोज वगैरह देखोगे तो 2019 में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि तब सब कुछ इंक्रीज था, और कंपनी ने 2019 से कंपेयर नहीं किया है 2020 का डेटा बताने के लिए, क्योंकि सीधी बात है 2019 में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट और 2020 में डिक्रीमेंट है, तो उसलिए उन्होंने अच्छा दिखाने के लिए ये चीज़ की है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब जो मेन इनकम होती है कंपनी की, वहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि 2017 में 497.01 करोड़ का हुआ था मुनाफा, और अब आप देखिए तो 535.30 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हम उनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो देखेंगे, मतलब जैसे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो एनिमल फीड, पोल्ट्री, इतना सब करते हैं, लेकिन कितना परसेंट उनको, मतलब कितना रेवेन्यू आता है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको वहाँ से 20.4% का रेवेन्यू आता है। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, वहाँ से उनको 15.5% का, जो वेजिटेबल ऑयल बनाते वहाँ से 10.2% का, एनिमल को फीड करते वहाँ से 53% का, और अदर 0.8%। ये फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का डेटा है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में देखें तो अदर्स में देखें, अदर्स से कितना इनकम आता है, 2.3%। डेयरी प्रोडक्ट्स में डिक्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे 20.4% था, अब डिक्रीज होके 16.2% हो गया। क्रॉप प्रोटेक्शन में भी डिक्रीमेंट है, 15.5% था, वो 14.9% हो गया। वेजिटेबल ऑयल 10.2% था, 9.1% हो गया। एनिमल फीड 53% था, वो 50.5% हो गया। और पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो 2016-17 में नहीं था, अब 2019-20 में है, तो 7.7% इनको यहाँ से रेवेन्यू आता है। तो अगर आप कंपेयर करो तो सारी चीज़ इनकी डिक्रीज हुई है, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, या लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है,
उस वजह से इनका सेल्स नीचे गिर रहा है। और इनके जो रेवेन्यू है, अगर आप एक भी चीज़ देखो तो सब डिक्रीमेंट में है। तो कंपनी में इतना वो मज़ा नहीं है कि है ना, अगर इंक्रीमेंट में दिखता, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता, अट्रैक्टिव दिखता तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इनका सब कुछ डिक्रीज में है, डिक्रीजिंग में है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं भाई, कंपनी को कभी भी कुछ भी हो जाए वो तो हाथ खड़े कर लेंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे ना। तो हम वैसे गोदरेज बहुत ही मतलब रेप्यूटेड कंपनी है, ऐसे उड़ेगी नहीं, पर फिर भी हम इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये सब जो हम पोर्टफोलियो इनका देख रहे हैं, उसके बाद मतलब कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद हम रेशोज देख रहे हैं, उसके बाद हम सेल्स देख रहे हैं, तो सब कुछ गिरा हुआ पड़ा है। ठीक है, इनकी सब्सिडरी कंपनीज कितनी है? इनकी 8 सब्सिडरी कंपनीज है मार्च 31, 2020 में, इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे जो 5 डायरेक्ट सब्सिडरीज है, मतलब डायरेक्ट इनकी गोदरेज एग्रीवेट की डायरेक्ट सब्सिडरी है। उनके बाद जो सब्सिडरी है उसकी 3 सब्सिडरी और है, मैं आपको बताऊंगी, उनकी लिस्ट बताऊंगी। एक तो गोदरेज की जो डायरेक्ट है वो है गोडवेट एग्रोकेम लिमिटेड, उसके बाद एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड। अब एस्टेक लाइफ साइंस की एक सब्सिडरी कंपनी है बहराम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और एस्टेक यूरोप जो बेल्जियम यूरोप में है। और एस्टेक लाइफ साइंस जो है ये सेकंड नंबर वाली, उसकी एक और है कमर्शियल जेडोरा एग्रीकोला, ये इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है जो कोलंबिया में है। और जो डायरेक्ट वाली है क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स, गोदरेज टाइसन फूड्स लिमिटेड और गोदरेज मैक्सी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी डायरेक्ट वाली है। और स्टार्टिंग की 2 भी, तो 5 कंपनियां ये, और जो बीच की 3, 4, 5 3 कंपनियां हैं वो सेकेंड वाली की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब हम न्यूज़ देख लेंगे इसकी हाल फिलहाल की क्या क्या ताज़ी तो नहीं, लेकिन कुछ 1-2 ताज़ी है। गोदरेज एग्रोवेट, इसका Q1 का रिजल्ट्स था जो 30% राइज हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर गोदरेज एग्रोवेट का जो Q4 रिजल्ट्स है, Q4 का जो रिजल्ट्स है वहाँ पे 42% का आपको फॉल दिखेगा, 69.20 करोड़ का फॉल दिखेगा। उसके बाद जो गोदरेज एग्रोवेट बाइज 0.90% मोर स्टेक इन गोदरेज मैक्सी मिल्क। मोर स्टेक का क्या हुआ, इन्होंने कोई नया स्टेक नहीं लिया, ये इनकी खुद की सब्सिडरी कंपनी है जहाँ पे इनके पास 70% का स्टेक ऑलरेडी है। इन्होंने उसमें 0.90% का स्टेक और लिया है, तो ओवरऑल 70.90% का स्टेक अभी गोदरेज एग्रोवेट के पास है। अब हम गोदरेज की जो करंट प्राइस है वो हम देखेंगे, तो वो इस 522.59 रुपीज़ का इनका करंट मार्केट प्राइस है, जहाँ पे 1 ईयर हाई इनका क्या है 598 रुपीज़ का इसका 1 ईयर हाई है, जो आज मतलब अभी थोड़ी देर पहले अगर हम 1-2 घंटे का देखेंगे तो 1.37% वो नीचे गिरा है, मतलब 7 रुपये 7.30 रुपीज़ ये नीचे गिरा है। ठीक है, तो अब मेन बात क्या है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मतलब अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इसके मार्च 2021 के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या इनके और भी अच्छी न्यूज़ आने लगती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोदरेज एक ऐसी कंपनी है जो किधर भी जाने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, और अगर इसकी अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट डिप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक साथ इन्वेस्ट नहीं करिएगा, थोड़ा इन्वेस्ट करो, उसके बाद अगर शेयर और गिरता है तो आप इसमें और इन्वेस्ट करो, ताकि आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्च 2020 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, इसके अच्छी सेल्स हुई, अच्छे रिजल्ट्स आए, तो ऑब्वियसली कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। और जब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, अगर आपने अभी लिए हो तब आपको निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर्स है प्रॉफिट करके निकलो अगर उनको नहीं रहना है इसमें तो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें
ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा वेट करिए और फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।